शहजाद चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आज आकर जब गुफ्तगू हो रही थी इस हादसे के बाद, हमारे सामने आए तलाल चौधरी साहब भी आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आए, फिर अस्पताल इंतज़ामिया से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी वहाँ पर हमें सुनाई दिए। इस पूरी सूरत हाल में जो उनका गुफ्तगू का अंदाज रहा सबका, सभी का ही, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब पे तो लोगों ने तनकीद और एतराज़ भी शुरू कर दिया, एक बेहिसी दिखाई दे रही थी। क्या कहा जाए कि फेलियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जब आप बड़े बड़े ओहदे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रख के बैठे हैं तो उस लम्हे में तो कम से कम उस एहसास के साथ अवाम के दरमियान मौजूद हो कि हमारे से गलती हो गई या नाकामी हो गई, हम यहां से पीछे हटते हैं। आयशा, मेरा तो इस महीने में, इस माह के अंदर ये दूसरी मरतबा मेरा दुख और दर्द मेरा जो है ना, ये फिर से सामने आया है। एक लाश इस महीने के शुरू में हमें उठानी पड़ी इसी पिम्स से, और वो मेरे मुलाजिम का एक खूबसूरत नौजवान 18 साल का बेटा था, जिसकी शिकायत पैदा हुई सर में तकलीफ की, दर्द की, और वो समझ नहीं आ रही थी उसको। एक दो दिन के अंदर, जाहिर है गरीब आदमी है, मुलाजमत करता है, तो मैंने उसको सजेस्ट ये किया कि तुमने ये पता नहीं कहाँ कहाँ पे धक्के मारेंगे, तुम इसको पिम्स में ले जाओ, कम से कम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मेरे दिमाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था, जो कि इस वक्त साउथ एशिया का या एशिया का शायद टॉप के मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स में आता है। मैं पिम्स को भी ऐसे ही समझा था। मैं अपनी बेगम को भी पिम्स ही आज से 2-3 साल पहले, 2 साल तक दिखाता रहा, खुद जाके वहां पर पिम्स के अंदर। उस वक्त भी हालात देखे, लेकिन बहरहाल एक तरीका था, हम निकल जाते थे और जाके दिखा लेते थे अपनी बारी पे। लेकिन इस मर्तबा मेरा जाना हुआ इमरजेंसी के अंदर। उस बच्चे को इमरजेंसी में शामिल किया गया पहले 4 दिन। 4 दिन के अंदर ये फैसला नहीं कर सके कि उसको बीमारी क्या है। उसका ब्लड प्रेशर 110/70 था। जब उसको 3-4 दिन लग गए और मैं जाता रहा, और सबसे बड़ी हैरानगी उनको ये थी और मुझे थी कि मैं डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, वो जो बिल्कुल ड्यूटी डॉक्टर होता है, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, मेरी उस तक पहुंच नहीं हो पाती थी। मैं उस तक नहीं पहुंच पाता था। फिर मुझे किसी को वहां अपना बताना पड़ा कि मेरा साबिका रैंक ये है, मैं यूं हूं, मेरे मुलाजिम है, ये है, मुझे उसके अंदर उसने बराए मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर, और कहा कि अच्छा आप चले जाएं। एंड आई वाज एबल टू गेट इन एंड स्पीक। वो जो उस इमरजेंसी वाले डॉक्टर, कि जी उसका केस ऊपर गया हुआ, ऊपर कहाँ गया हुआ खुदा जानता है कहाँ गया हुआ। 6ठे दिन उन्होंने लाश हमारे हाथ में पकड़ा दी। उस बच्चे के जो किडनी सी दोनों की दोनों श्रिंक करके खत्म होकर रह गई। किडनीज का मसला नहीं था, पता नहीं क्या दवाइयां दे रहे थे, पता नहीं कौन उसका इलाज कर रहा था। 4 दिन दे कुड नॉट डिसाइड कि इसका करना क्या, यह है क्या। हाइड्रोसेफलस उन्होंने कहा, जो कि दिमाग के अंदर पानी होता। तो मेरी तो अपनी कहानी है इस अस्पताल की। मैं वो देख के हैरान रह गया, और उसकी वजह सिर्फ मेरे बड़े बाजियों के सामने आई। मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं एक सफेद पोश हूं, और मेरा जो मुलाजिम है ये गरीब आदमी, उसको गरीबी की कीमत अदा करना पड़ रही है, मुझे अपनी सफेद पोशी का भरम रखना पड़ रहा है। ये पिम्स है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपने पूछे, आप पूछ सकते हैं कि आपने किसी को जाकर शिकायत क्यों नहीं की, आप किसी सेक्रेटरी से क्यों नहीं मिले, नहीं सर, ये हम सब शिकायत ही कर रहे हैं बैठे। आप किसी वजीर को क्यों नहीं मिले, आप किसी ने आपने जाके किससे बात नहीं की। वहां कोई तरीका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने कोशिश की वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात करने की, टेलीफोन पे अवेलेबल नहीं जी। जिससे बात कर लो। मैंने वजीरों से बात करने की कोशिश की इस मामले में, नहीं किसी और जगह से। वजीर पर्सनल टेलीफोन पे जवाब नहीं देते, तो किसकी बात करें, किसके पास जाएं। मैं इसलिए बार बार हम रोते हैं यहाँ बैठ के कि इस मुल्क का हाल बदकिस्मती से। आज किसी की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, जुनैरा की, वो एंकर हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज इररिकवरेबल, दिस कंट्री इज नाउ इररिकवरेबल। मेरा ख्याल है, आई एग्री विद हर, इट इज इररिकवरेबल। हम तो चले उम्र को पहुंच गए, जहां तक है पता नहीं कितने साल और हैं। मैं तो आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ, जो जवान हैं, जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी आगे गुजारनी है, उनका क्या बनेगा। और लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकता। इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस, द बिजनेस कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। और सारी बातें सही हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज करो, जब तक इंसान नहीं बदलेगा अंदर से, इंसान एहसास नहीं होगा उसके अंदर, दर्द नहीं होगा, वो कर क्या सकता है किसी के लिए? कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा किया, और जब वो पिम्स के बाहर खड़े भी गुफ्तगू कर रहे थे, वहां लोग भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। अब अगर और उन्होंने वजीर आजम पे डाला कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके पास ही जाऊंगा। निज़ाम की मजबूरियां ना हो तो क्या वजीर आजम वजीर सेहत से इस्तीफा तलब ना कर लेते? इस पूरी सूरत हाल में एक ले चुके हैं, एक और की भी तवक्को है, क्योंकि माजी में शहबाज शरीफ साहब ये कर चुके हैं। जब मॉडल टाउन हुआ था तो राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लिया गया था।
देखिए बात यह है कि बिल्कुल वो ये कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी भी अपनी कोलिशन है उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं, और मुझे नहीं मालूम कि वो किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने कोलिशन पार्टनर को लूज कर दें उन हालात में जब उनको आगे जाके आईनी तरमीम के लिए सपोर्ट चाहिए। ये एक अलग बहस है, लेकिन मसला ये कि क्या वजीर के इस्तीफे से या सेक्रेटरी की मुअत्तली से या बरतरफी से क्या ये निज़ाम जो है सेहत का ये बदल जाएगा? ये पाकिस्तान का कैपिटल है, ये पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे एवरेज पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, लिटरेसी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का ये हाल है। असल सवाल तो ये बनता है आयशा कि फिर आप ये सोचिए कि बाकी जो पाकिस्तान के अजला हैं या इलाका जात हैं उनमें क्या ही सहूलियात होंगी और क्या ही कयामत का आलम मगर होगा। अजहर उम्मीद पहले साहब, भी इस छोटे से इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की क्रीम आती है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासतदान तक। अगर वो इतने नाअहल और गैर जिम्मेदार हैं तो यही तो ट्रिकल डाउन करता है पूरे पाकिस्तान में। तो बस फिर ये आपने अपने ही सवाल का जवाब इसमें दे दिया कि दर हकीकत यही इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है। ये देखिए, ये जो वाकया हुआ है ये दर हकीकत एक बहरान की अलामत है, उसका सिम्टम है। आज खुद ये वाकया वाकया नहीं है, ये एक पूरे टूटे हुए निज़ाम की एक झलक है जिसमें कि मासूम जाने, मासूम खानदान ना सिर्फ ये कि वो कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, बल्कि उनको सामना एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी से। इम्प्यूनिटी का मतलब ये है कि ये अभी ये होगा 48 घंटे 72 घंटे मीडिया इसको कवर करेगा, कुछ बरतरफियां हो जाएंगी और सब वापस जो है स्टेटस को की तरफ रवां दवा हो जाएंगे। बुनियादी तौर के ऊपर फेडरल लेवल के ऊपर हो या सूबे में हो या लोकल लेवल पे हो, हेल्थ केयर का जो मैनेजमेंट है वो उस हमेशा दुनिया में हर जगह वही कामयाब है जहां पे वो लोकल गवर्नमेंट्स के पास है, खसूसन जहां पे किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी मौजूद है। अब ये जो पिम्स का जो मामला है या और सरकारी अस्पताल पॉली क्लिनिक भी है इस्लामाबाद में, ये किसको अकाउंटेबल है? ये अकाउंटेबल है अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स को, और ब्यूरोक्रेट्स की मंशा होती है वो जाके अच्छे ताल्लुकात एमएस बना लेते हैं, जो भी अफसर आला वहां पे तैनाती होती है या वजीर होते हैं, वीवीआईपीस का इलाज होता है, इसलिए वो पक्के हो जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं होती कि वहां पे जो आम मरीज होते हैं वो किस हाल में है या नहीं भी है, अनलेस कि उनकी कोई सिफारिश या उनके कोई ताल्लुकात हो। तो ये इस तरह सिस्टम चल नहीं सकता। आपको एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर जो है वो उसको इसमें शामिल करना होगा, और वो तभी शामिल होगा कि इनकी मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए और एक सरकारी एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के चुंगल से निकाल कर। मगर ये बहुत अहम सवाल आपने अकाउंटेबिलिटी का रख दिया है जो पूरे मुल्क में कहीं भी नजर नहीं आती। एक ब्रेक पे जाते हैं, यही दरख्वास्त है कम से कम किसी एक इदारे को ये सिस्टम हमें पटड़ी पर चढ़ा के दिखाए कि हम समझ पाए कि ये सलाहियत रखते हैं। आमिर अहमद खान साहब, पेशगी हिकमत अमली निदारद है, किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं हादसाती रद्द-ए-अमल नजर आता है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है आयशा। इसका ताल्लुक जो है ना वो आपके एटीट्यूड से है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पाकिस्तान के अंदर शेख रशीद साहब गालिबन जो हैं वो रेलवेज़ के मिनिस्टर थे जबकि एक ट्रेन हादसा हो गया था, और उनसे जब सवाल किया गया था और यही सवाल किया गया था कि इतने लोग मर गए हैं जी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो उनका जवाब पता क्या था? आज तक मुझे याद है कि मैं चला रहा था ट्रेन कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। किसी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके कोई भी आपके दायराकार के अंदर जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर अगर कोई हादसा होता है ना, तो आप इसलिए अपना ओहदा नहीं छोड़ते हैं कि कोई कानून ये कह रहा है या रूल्स एंड रेगुलेशंस कह रहे हैं, ये एक मॉरल इम्पेरेटिव होता है। लेकिन अगर आप में इतनी गैरत ही नहीं है कि 14 नौमौलूद बच्चे मर गए हैं और आप फिर भी वज़ीर सेहत कहलाना पसंद करेंगे, तो अच्छा ये गैरत किसी को सिखाई नहीं जा सकती, ये एटीट्यूड का मामला है। अब मैं आपको ब्रीफली इन कंपैरिजन ये जल्दी से ये बताना चाहूँगा कि ये एटीट्यूड जो है वो कितना मुख्तलिफ है एक महज़ब मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पर लोग खुश नहीं हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी वहाँ पर बहुत मुश्किल है। मैं बात बरतानिया की कर रहा हूँ। लंदन में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी ग्रेनफेल टावर के नाम से, उसमें आग लग गई, बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई, ज़ख्मी हुई, बड़ा नुकसान हुआ लोगों का। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई आशान को ये पता चला कि उन बिल्डिंग्स के बाहर जो जिस मटेरियल की क्लैडिंग होती है
वो क्लैडिंग ऐसी है कि एक दफ़ा वो आग पकड़ ले तो उसको फिर रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, ख़ासतौर पर हाई राइज बिल्डिंग में। वहाँ पर गवर्नमेंट ने पाबंद किया, तमाम बिल्डिंग्स वहाँ पर लंदन में जो सरकारी नहीं होती हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं वो बनाते हैं वहाँ पर, उनको हुकूमत ने पाबंद किया कि जी आपने अपनी बिल्डिंग्स की क्लैडिंग बदलनी है और उसको फायर सेफ मटेरियल के साथ रिप्लेस करना है, जो कि अरब पाउंड्स का एक प्रोजेक्ट था। उसको चले हुए 10 साल हो गए उस प्रोजेक्ट को, वो रुका नहीं है। इस दौरान सैकड़ों बिल्डिंग्स की क्लैडिंग चेंज हो चुकी हुई है और जो बाकी रह जाती हैं उनकी भी एक टाइमलाइन तय हुई है। भरा 15-16 साल, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर 5-6 साल और लगेंगे, तो कुल मिला के 16 से 17 साल का ये उनकी क्लैडिंग चेंज करने का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो कहीं पे रुका नहीं है। एक दफ़ा उन्हें समझ आ गई कि क्या खराबी है, तो उन्होंने फिर पाबंद कर दिया हर किसी को कि नहीं, ये खराबी जब तक दूर नहीं होगी हम आपको आराम से नहीं बैठने देंगे। क्या पाकिस्तान में अंदर कभी ऐसा होता है? किसी बिल्डिंग में आप चले जाएं, यहाँ पर 10 में से 9 नहीं तो 8 बिल्डिंग्स में आपको वो सिलेंडर जो मिलेंगे वो कई महीनों से नहीं, वो हर साल से एक्सपायर हो चुके होंगे। यानी कि अगर कोई आग लग जाए तो वो बेकार हैं उसके लिए। सो ये जो एटीट्यूड है ना जी, ये सारा खराबी ये पैदा करता है। हादसाती रद्द अमल हमारा इसलिए होता है कि हमारा वो एटीट्यूड ही नहीं है कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से अदा करने की कोशिश करें। एक छोटी सी चीज़, मैं ऑनेस्टली अगर मैं ये शाम के बड़े बड़े टॉक शोज जो होते हैं पाकिस्तान टीवी के, अगर मैं चला रहा होता, मैं सिर्फ वज़ीर सैयद को दावत देके उन्हें एक सवाल करता कि आप सारा दिन क्या करते हैं, मुझे बस अपनी रूटीन बता दें, आपकी मसरूफियात क्या है, कि आपको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक दफ़ा मुझे उनकी रूटीन समझ आ जाए, हो सकता है कि मैं फिर उनसे माजरत भी करूँ कि जी मुझे नहीं पता था कि आप इतने मसरूफ आदमी हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। दुरुस्त हो गया।